एक लेक्चर डीएनए आरएनए का बना देना, ठीक है। मैडम की डिमांड भी पूरी की जाएगी। तो चलिए समझते हैं डीएनए आरएनए के बारे में। डीएनए आरएनए क्या होता है। इससे पहले आप समझो कि जो डीएनए आरएनए कहाँ से आया, कहाँ पे मतलब ये पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या रहती है। अब जो अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं अपन, या एनिमल सेल्स की बात करते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स रहती है। और कुछ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, जो कि प्रोकैरियोटिक होती है, एक सिंगल सेल्स होते हैं। और ह्यूमन बॉडी या एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है। तो आज अपन बात कर रहे हैं एनिमल सेल्स की, ठीक। ये एक यूकैरियोटिक सेल्स है, एनिमल सेल्स कह सकते हो आप इसको। इसमें जो सेल्स है, इसका बड़ा सा जो पेरिफेरली जो एरिया दिख रहा है, ये जो राउंड है बड़ा सा, ये है सेल्स का साइटोप्लाज्म। और जो बीच का जो सेंट्रली तो है, ये है न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में लॉट्स ऑफ सेल्स के कंपोनेंट्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम हुआ, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे लॉट्स ऑफ कंपोनेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जैसे न्यूक्लिक एसिड हुआ, जिसमें डीएनए आरएनए आते हैं, और क्रोमेटिन मटेरियल जैसे सिंगल फॉर्म इनका जो रहेगा, ये सारे जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो डीएनए आरएनए करते हैं। तो जो सेल्स के न्यूक्लियस में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब जैसे कि ये क्रोमोसोम से मतलब ऐसे 23 पेयर क्रोमोसोम सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो अब जो डीएनए आरएनए जो आया है, ये कहाँ से आया, अपन इसी के बारे में समझते हैं पहले नंबर। तो जैसे ये क्रोमोसोम उठाया है यहाँ से, ठीक है। अब जब रिसर्च चल रही थी तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिक रिसर्च ने जब इस क्रोमोसोम की रिसर्च की, तब इन्होंने इसके एक पोर्शन में से पकड़ के जब खींचा, तो इन्होंने वो थोड़ा और खींचा, तब जाके देखा कि डीएनए में कुछ डबल हेलिक्स फॉर्म, मतलब ये क्रोमोसोम के जब एक पोर्शन पकड़ के खींचा तो इन्होंने एक डबल हेलिक्स फॉर्म देखा। जो डबल हेलिक्स फॉर्म को इन्होंने डीएनए नाम दे दिया। और जब डीएनए को थोड़ा और खींचा इन्होंने, तो इसमें क्लियरिफाई कुछ नाइट्रोजीनस बेस्ड जीन्स जिन्हें बोलते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, और क्रोमोसोम के पोर्शन को खींचा इन्होंने पकड़ के, तो देखा कि इन्हें डबल हेलिक्स फॉर्म देखा, जैसे डीएनए नाम दे दिया गया। उसको थोड़ा और पकड़ के खींचा, और जब इसको क्लियरिफाई किया तो पता चला कि डीएनए की सरफेस पे कुछ छोटे छोटे और भी संरचना प्रेजेंट थी, जिसे जीन्स कहते हैं। ये जो जीन्स रहते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो अपना मेन आज का टॉपिक रहेगा डीएनए आरएनए के ऊपर। तो जो डीएनए की बात करते हैं, तो जो डीएनए की जो डबल हेलिक्स फॉर्म, या मतलब जब इन्होंने जिस संरचना बताई थी, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशेल। 1869 में इन्होंने डीएनए आरएनए के बारे में बताया था, लेकिन ये इसकी जो संरचना स्ट्रक्चरल डिटेल्स है वो नहीं बता पाए थे कि जो डीएनए जो रहता है डबल हेलिक्स फॉर्म रहता है, या फिर इसमें जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स है क्या क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है, ऐसे इन्होंने कुछ नहीं बताया था। लेकिन फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था इसको, फ्रेडरिक मिशेल ने। लेकिन जब ये इसके बारे में कोई स्ट्रक्चरल डिटेल्स नहीं दे पाए, इसलिए इनको आजकल कोई नहीं जानता। लेकिन फर्स्टली अगर देखा जाए तो फ्रेडरिक मिशेल जो थे, जिन्होंने डीएनए आरएनए के बारे में बताया था। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए वाटसन एंड क्रिक जो थे। वाटसन एंड क्रिक ने सन 1953 में डीएनए आरएनए के बारे में बताया कि जो डीएनए आरएनए रहता है डबल हेलिक्स फॉर्म होता है, और इसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड रहते हैं, या इसका जो स्ट्रक्चर रहता है डबल हेलिक्स फॉर्म स्ट्रक्चर रहता है। ये सारी स्ट्रक्चरल डिटेल जो थी जो वाटसन और क्रिक ने दी थी, इसलिए जो डीएनए आरएनए की जो क्रेडिट जो मिली है वो वाटसन एंड क्रिक को मिली है, ठीक है। अब डीएनए की स्ट्रक्चरल जो डिटेल्स है, इसके जो क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या जिससे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, अपन उसके बारे में समझते हैं अभी, ठीक है। तो डीएनए में जो एक रहेगा न्यूक्लियोसाइड रहेगा, एक पोर्शन न्यूक्लियोसाइड होगा, और सेकंड हो गया फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड को फर्दर डिवाइड किया तो देखा एक रहा इसमें शुगर पोर्शन, और सेकंड है इसका नाइट्रोजन बेस, जिसको N2 बेस भी कहते हैं, ठीक है। और शुगर कौन कौन सी रहेगी, एक रहेगी राइबोस शुगर, और सेकंड रहेगी डीऑक्सी राइबोस। लेकिन डीएनए की कंडीशन में जो शुगर रहेगी वो डीऑक्सी राइबोस रहेगी, और राइबोस जो शुगर वो प्रेजेंट रहेगी वो आरएनए में रहेगी।
तो अभी डीएनए के बारे में समझ रहे, तो डीएनए में जो रहेगी डीऑक्सीराइबोस, इसको आप भूल भी सकते हो, साइड स्किप कर सकते हो, ठीक है। N2 बेस कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा प्यूरिन और सेकंड रहेगा पिरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन से आ जाएंगे, एडेनिन और सेकंड क्या रहेगा, ग्वानिन। पिरिमिडीन में रहेंगे साइटोसिन और सेकंड रहेगा थायमिन। जो आरएनए में भी जो रहेगा, तो इसमें आरएनए में सिर्फ इतना रहेगा कि जो थायमिन है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट रहेगा और बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तीनों सेल प्रेजेंट रहेंगे। बस आरएनए में इतना होता है कि थायमिन की जगह आके जो यूरेसिल आके ऐड हो जाता है इससे, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोसाइड है, समझते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। जैसे कि जो न्यूक्लियोसाइड है, जब कोई N2 बेस या तो एडेनिन, ग्वानिन या साइटोसिन या थायमिन दोनों में से कोई एक आके शुगर मॉलिक्यूल से या तो डीऑक्सीराइबोस या राइबोस शुगर से जब बाइंड होता है तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन बनता है। लेकिन डीएनए की कंडीशन में कौन सी शुगर बाइंड रहेगी, डीऑक्सीराइबोस, ना कि राइबोस। तो एडेनिन जो रहेगा, एक सेकंड, जैसे कि एक ये हुआ अपना N2 बेस। अब जैसे N2 बेस के उठाएंगे अपन एडेनिन, या फिर ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, या थायमिन भी हो सकता है। तो जब कोई एडेनिन शुगर पोर्शन से जुड़ता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ से उठाया एडेनिन, जब किसी शुगर पोर्शन के डीऑक्सीराइबोस से बाइंड करेगा एडेनिन, और ये रहा शुगर पोर्शन डीऑक्सीराइबोस, इससे बाइंड करेगा, जो रिजल्टिंग कंपाउंड रहेगा वो बनेगा एडिनोसिन, ठीक है। और ऐसे ही जैसे ग्वानिन है, और जो ग्वानिन, जैसे कि ग्वानिन प्लस शुगर क्या बनेगा, ग्वानोसिन। मीन्स आप समझ गए होंगे कि जब कोई N2 बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, अब एक साइटोसिन इधर पिरिमिडीन कंडीशन में साइटोसिन प्लस शुगर, रिजल्टिंग कंपाउंड क्या रहेगा, साइटोटेडिन। अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई N2 बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन किसी शुगर मॉलिक्यूल्स के एक पोर्शन से बाइंड होता है डीएनए की कंडीशन में, किससे, डीऑक्सीराइबोस से जब बाइंड करेगा तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड रहेगा अपना वो क्या रहेगा, न्यूक्लियोसाइड। जैसे एडेनिन शुगर से जुड़ा तो क्या बन गया, एडिनोसिन। ग्वानिन शुगर से जुड़ा तो क्या बन गया, ग्वानोसिन। और साइटोसिन शुगर से जुड़ा तो क्या बन गया, साइटिडीन, ठीक है। तो ये तो अपन ने समझ लिया न्यूक्लियोसाइड। अब आपने एक बार और भी सुना होगा न्यूक्लियोटाइड, जो कि इसमें मेंशन शायद नहीं दिया। अब जो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के कोई शुगर पोर्शन से बाइंड करता है तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड रहेगा वो रहेगा अपना न्यूक्लियोटाइड। तो समझते हैं इसके लिए भी। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड जब कोई फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के किसी शुगर पोर्शन से बाइंड करता है तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड रहेगा वो जो रिजल्टिंग कंपाउंड न्यूक्लियोटाइड रहेगा। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है, जैसे अपने एडिनोसिन हो गया, ग्वानोसिन हो गया या साइटिडीन हो गया। तो मतलब जब जो एडिनोसिन, जिसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड, मतलब जब न्यूक्लियोसाइड शुगर पोर्शन से, तो जो शुगर पोर्शन से बाइंड है यहाँ पे एडेनिन, ये तो शुगर पोर्शन से बाइंड बन के क्या बना, एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड। मीन्स ये न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन उठाया आपने। फॉस्फेट ग्रुप की अगर बात करें तो PO4 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है इसमें, तो जो रिलेटिंग कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अपना फॉस्फेट। तो एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट। अब देखिए फॉस्फेट ग्रुप में एक भी ऐड हो सकता है, दो भी ऐड हो सकता है। अगर एक ऐड होता है तो मोनो से, दो ऐड होते हैं तो डाई हो जाएगा। तो एडिनोसिन, तो जो रिलेटिंग कंपाउंड बना अपना एडिनोसिन, जिसको अनदर नेम एडिनिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि देखो, जैसे अगर एक फॉस्फेट ग्रुप बनता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करते हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और तीन फॉस्फेट ग्रुप बनते हैं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एटीपी। मतलब कहीं ना कहीं जो डीएनए आरएनए होते हैं ये भी एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और जो एटीपी का एक फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स में होता है, टीसी साइकिल्स में होते हैं। टीसी साइकिल्स में देखा जाए बहुत सारी मतलब कि अगर बात करते हैं एक टीसी साइकिल में लगभग 120 टीसी वो एटीपी जनरेट होती है एवरेज एक टीसी साइकिल्स पर, ठीक है। तो अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना, इसका अनादर नेम क्या हो गया,
एडिनिलिक एसिड। अब ऐसे जब कोई गुआनोसिन फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड होगा, गुआनोसिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप, रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसका अनादर नेम क्या रहेगा, गुआनिलिक एसिड। ऐसे ही जो फिर रहेगा साइटोसिन किसी फॉस्फेट ग्रुप से बनेगा, तो और फिर एक रिजल्टिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करें जो रहेगा वो रहेगा साइटिडिलिक मोनोफॉस्फेट। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड समझ में आया होगा। एक बार शॉर्ट रिवीजन और समझ लो कि न्यूक्लियोटाइड क्या रहता है कि जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड करता है, न्यूक्लियोसाइड क्या रहा अपना, एडिनोसिन, गुआनोसिन या साइटिडीन। तो जो क्या न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से जब बाइंड करेगा, जो रिजल्टिंग कंपाउंड रहेगा वो बनेगा अपना न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन उठाया और एडिनोसिन जो कि न्यूक्लियोसाइड होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया इसमें, और क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अगर दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और 3 होते तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे करके कहीं भी जुड़ सकते हैं, मोर देन 2 से मतलब बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, न्यूक्लियोटाइड समझ लिया। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की भी शॉर्ट रिवीजन देख लो कि जब कोई N2 बेस शुगर पोर्शन डीऑक्सीराइबोज या राइबोज से बाइंड करता है तो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो न्यूक्लियोसाइड करेंगे। जैसे कि N2 बेस एडेनिन और शुगर पोर्शन उठाया और बन क्या गया, एडिनोसिन। ऐसे गुआनोसिन प्लस शुगर पोर्शन और क्या बनेगा, गुआनोसिन। ठीक है। स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ डीएनए। अब जो डीएनए जो रहता है ये डबल हेलिक्स फॉर्म रहता है और इसमें N2 बेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होते हैं। 2 स्ट्रैंड होते हैं, जो दोनों स्ट्रैंड जो रहती है जो कि फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट और शुगर पोर्शन से मिलके बना हुआ होता है, जो स्ट्रैंड से रहते हैं। इसी को डीएनए का बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो बेस पेयरिंग रहेगी 1 टन जो हेलिक्स रहेगा, मतलब कि एक हेलिक्स इसमें जो रहते हैं 10 बेस पेयर रहेंगे। तो समझते हैं स्ट्रक्चरल डिटेल्स डीएनए को। तो जो डीएनए जो है हेलिक्स फॉर्म में, तो जो डीएनए है जो हेलिक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब कि राइट हैंडेड कर्व रहेगी। ये जो हेलिक्स है स्ट्रैंड है तो राइट हैंडेड कर्व रहेगा। अगर जैसे क्वेश्चन आता है, पूछता है कि एक जो हेलिक्स रहेगा 1 टन के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें रहेंगे 10 पेयर। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक की जो एक हेलिक्स है इसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये रहेगी 34 यंगस्ट्रॉन। और अगर नैनोमीटर पे बात करते हैं तो 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, पूरे की। अगर क्वेश्चन आता है कि एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक कितने नाइट्रोजनस बेस है, 10 के मतलब कि जो एक दूसरे से एक दूरी जो है बीच की डिस्टेंस, उसकी बात कर रहे हैं एक नाइट्रोजनस बेस की, तो उसकी रहेगी 3.4 यंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या समझना, इसकी जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स है इसको समझना बहुत मुश्किल होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों को स्टैंड को अलग अलग फॉर्म में, मतलब कि इस दोनों स्टैंड को अलग अलग करके समझते हैं कि ताकि ये क्लियर अपन समझ सकते हैं। तो जो डीएनए की जो ये दोनों स्टैंड है इन्हीं को बैकबोन बोलते हैं डीएनए का, ये जो कि एंटी पैरेलल एक दूसरे से बाइंड होते हैं, मतलब कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मीन्स ये जब भी जोड़ेंगे एंटी पैरेलल जोड़ेंगे, कभी ऐसा नहीं जोड़ेगा कि इधर भी 5 प्राइम है और इधर भी 5 प्राइम है, या इधर 3 प्राइम है तो इधर भी 3 प्राइम, ये सेम कभी नहीं जोड़ेंगे। तब भी ये बाइंड होंगे दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल रहेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो ये डीएनए के ये दोनों स्टैंड हो गए दो जो कि किस चीज से मिलकर बने रहते हैं, ये रहेगा शुगर और एक रहेगा फॉस्फेट से। फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बने रहते हैं, इसी को डीएनए का बैकबोन बोला जाता है। अब इसमें कुछ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि बात जो नाइट्रोजनस बेस क्या है अपनी, एडेनिन। जैसे कि प्यूरिन की बात करते हैं अपन, नाइट्रोजनस बेस एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और एक होता है गुआनिन। और पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइटोसिन
और एक होता है थायमिन। तो अब जब भी इनकी बेस पेयरिंग होगी, याद रखना कि एडेनिन जो रहेगा, एडेनिन हमेशा जुड़ेगा किससे, थायमिन से, और जो ग्वानिन जो जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। और जो ग्वानिन कभी भी ये 3 बॉन्ड से जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रेजेंट होते हैं। तो एडेनिन और थायमिन कभी भी जुड़ता है तब वो डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन जुड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो अब इधर आ गए एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, 80। चलो इनकी बेस पेयरिंग करते हैं। बेस पेयरिंग कैसे है? अब एडेनिन कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, 2 बॉन्ड से। ग्वानिन कितने, ट्रिपल बॉन्ड से, 1 2 3, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। एडेनिन किससे जुड़ा, डबल बॉन्ड से। किससे जुड़ा, इधर थायमिन से। और जीसी, ग्वानिन और साइटोसिन किससे जुड़ा, सॉरी ग्वानिन जो जुड़ा, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा। और यहाँ पे एक चीज और समझ लो, अब यहाँ तक आए हैं तो जो एडेनिन और जो थायमिन होता है, मतलब कि जो प्यूरिन से, मतलब जो यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो प्यूरिन से जब टूटते हैं ना, तो इन्हीं के टूटने से जो मतलब कि बेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो यूरिक एसिड, ये प्यूरिन के टूटने से ही बनता है। और पिरामिड के टूटने से कभी नहीं बनेगा, कभी भी बनेगा तो प्यूरिन के टूटने से ही बनता है, ठीक है। ये जो बेस पेयरिंग, ये जो बॉन्ड है इनको बोलते हैं बेस पेयरिंग, ठीक है। और ये स्टैंड है, इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। मतलब कि डीएनए की जो बैकबोन होती है वो यही स्टैंड को बोलते हैं। स्टैंड किससे मिलकर बना रहता है, एक अपना शुगर से और एक फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये 5 एक दूसरे के एंटी पैरेलल, जो स्टैंड है एंटी पैरेलल रहेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहते हैं, ठीक है। तो डीएनए की स्ट्रक्चरल डिटेल्स समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट क्लास में समझते हैं अपन डीएनए का रेप्लिकेशन। मतलब कि रेप्लिकेशन से मतलब आप समझ सकते हो कि कॉपी करना। जैसे कि कोई ओरिजिनल मार्कशीट मान लीजिए, आप आधार कार्ड मान लीजिए, उसकी अपन कॉपी करते हैं तो उसी की सेम कॉपी निकलती हुई जाती है। तो ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब कि डीएनए मल्टीपल्स कॉपीज ऑफ डीएनए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में समझते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है।